नमस्कार जी सभी को। आप सब कैसे हैं। आज हम बात करना चाहते हैं राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल महोदय राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन क्यों करते हैं। तो देखिए, द स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य में विकासात्मक कार्य करती है और राज्य को विकास के पथ पर लेकर चलती है। तो उसी के संदर्भ में आज हम जानना चाहेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए, एक आर्टिकल है, हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में बात की थी, अनुच्छेद 163 यानी 163 आर्टिकल है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्यपाल को सहायता, जो गवर्नर होते हैं उनको हेल्प राज्यपाल को सहायता और सलाह यानी एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आर्टिकल 163 इसके बारे में बताता है। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मिलने से ये क्या बनती है? राज्य मंत्रिपरिषद बनती है। एक बार हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें एक होता है सबसे पहले कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास सरकार के जो मुख्य मंत्रालय होते हैं वो होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, जिसका मंत्री कौन होता है? गृह मंत्री। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, कृषि मंत्री। तो जो इस प्रकार के जो मुख्य महकमे होते हैं, मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं, उनके मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं ये राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर होते हैं सेकंड नंबर पे राज्य मंत्री। देखिए, जो राज्य मंत्री होते हैं इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, कौन सा? स्वतंत्र प्रभार, या इनको कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही संलग्न कर दिया जाता है, उन्हीं के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके अलावा एक होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री, देखिए, जो उप मंत्री होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, बल्कि उप मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही अटैच कर दिया जाता है और ये कैबिनेट मंत्रियों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में इनकी मदद करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इन सभी के मिलने से क्या बनती है? राज्य मंत्रिपरिषद बनती है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसका एक अभिन्न अंग होते हैं, इसका एक मुख्य पार्ट होते हैं। देखिए, जो मंत्री होते हैं वो अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से यानी पर्टिकुलर रूप से मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर हम बात करें सामूहिक रूप से, ये की हमने बात व्यक्तिगत रूप से, अगर हम बात करें सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, संसद के प्रति या विधानसभा के प्रति? तो आएगा इसका आंसर विधानसभा। देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आंसरेबल होती है।
ठीक है, आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि जो विधानसभा होता है वो उसमें जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे होते हैं, तो इसलिए मंत्रिपरिषद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो विधानसभा के प्रति आंसरेबल हो। तो आप ध्यान रखना कौन व्यक्तिगत रूप से होगा और कौन सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा। इसके अलावा एक पद होता है डिप्टी सीएम का, जिसको कहा जाता है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री, देखिए ये जो पद होता है, इस पद की नियुक्ति साधारणतः राजनीतिक कारणों के द्वारा होती है। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा हरियाणा में एक पार्टी है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। इसको आपको पता होगा हरियाणा में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं, इस पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुई और इसके जो मुखिया थे श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। ठीक है, जिसके बाद इनके लीडर को डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति राजनीतिक कारणों के द्वारा होती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में हम बात करेंगे। जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जानकारी दी हुई है आर्टिकल 164 में। आर्टिकल को भी हम साथ साथ याद करते चलेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री राज्यपाल को सुझाव देंगे कि आप किस किस मंत्री की नियुक्ति करेंगे। यानी राज्यपाल हैं जो सीएम की नियुक्ति करते हैं और सीएम के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय ही करते हैं। देखिए अगर हम बात करें एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, जो एसटी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनकी संख्या अधिक है, इसलिए वहाँ पर एक आदिवासी की नियुक्ति होती है। 94वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2006 में। इससे बिहार को इन राज्यों से अलग कर दिया, वरना इनके साथ 5वां राज्य बिहार भी था। बिहार में एसटी हैं जो वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए बिहार में एक एसटी या एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति करना विधानसभा या विधानमंडल में से मंत्रिपरिषद में अनिवार्य नहीं है। यानी मंत्रिपरिषद में बिहार से आदिवासी की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि 94वां संविधान संशोधन करके 2006 में बिहार को इससे अलग कर दिया गया, वरना बिहार में भी एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति होती थी। राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, और जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में विधान परिषदें भी होंगी, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। अगर कोई मंत्री है, राज्यपाल साधारणतः जब किसी मंत्री की नियुक्ति करते हैं तो वो तो या तो विधानसभा का सदस्य होता है या विधान परिषद का सदस्य होता है। लेकिन मान लो अगर कोई मंत्री इन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको भी हमारे राज्यपाल मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। नियुक्ति का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से कि जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। अब हम जान लेते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है मंत्रियों को।
तो इनको शपथ दिलाता है पद व गोपनीयता की राज्यपाल महोदय। पद व गोपनीयता की कौन शपथ दिलाते हैं इनको? तो इनको राज्यपाल महोदय ही शपथ दिलाता है। उस राज्य का जो राज्यपाल होगा, मंत्रियों को वही शपथ दिलाएगा। इनके जो वेतन होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो मंत्रियों के वेतन का निर्धारण राज्यपाल नहीं करता, ध्यान रखना, उस राज्य की विधानमंडल करती है। कौन करती है? विधानमंडल इनके वेतन व भत्ते तय करती है। तो ये बात की हमने मंत्रिपरिषद से संबंधित। अब जान लेते हैं हम कुछ मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कुछ अन्य प्रावधान, यानी कुछ संवैधानिक प्रावधान और क्या क्या प्रावधान बनते हैं। देखिए कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और उनके साथ सीएम भी अटैच होता है। यानी किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम यानी अधिकतम सीएम समेत 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा और कम से कम यानी मिनिमम कम से कम 12 सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा। ध्यान रखना, ये 12% नहीं है, वो 15% है। मान लो किसी राज्य में 100 सीटें हैं विधानसभा की, तो 100 का 15% यानी वहाँ पर अधिकतम 15 मंत्री ही बनाए जाएंगे। सीएम भी उनमें एक होगा, ठीक है। और कम से कम 12 व्यक्तियों को विधानसभा में मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। ये प्रावधान कब किया था? तो ये प्रावधान किया था 91वां संविधान संशोधन करके 2003 में। इससे कर दिया गया कि किसी भी विधानसभा में सीएम समेत अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है और मिनिमम 12 व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना आप। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 167, इसमें लिखा हुआ है सीएम के कर्तव्यों के बारे में। देखिए मुख्यमंत्री के जो क्या क्या कर्तव्य होते हैं या मंत्रिपरिषद के क्या कर्तव्य होते हैं, समय समय पर जो कानूनी कार्रवाई है, जो विधायी की कार्रवाई कर रही है मंत्रिपरिषद, उसकी जानकारी राज्यपाल को मुहैया कराना, या राज्यपाल किसी विषय पर जानकारी मांग रहे हैं तो उनको जानकारी प्रदान कराना भी मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। इसके अलावा अगर राज्यपाल को लगता है कि इस विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाना अनिवार्य है तो मुख्यमंत्री उस पर भी मंत्रिपरिषद में उस विषय पर चर्चा करवाते हैं, तो ये उसके कर्तव्य बनते हैं। एक आर्टिकल और कर लेते हैं हम, आर्टिकल 177। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कोई भी मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, उसकी कार्यवाही देख सकता है, लेकिन मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। मान लो वो विधानसभा का सदस्य है तो वो विधान परिषद में मतदान नहीं करेगा। अगर कोई विधान परिषद का सदस्य है तो वो विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ पर भाषण भी दे सकता है, लेकिन वो विधानसभा में मतदान यानी वोटिंग नहीं कर सकता। तो आप इसको ध्यान रखना। एक होता है संसदीय सचिव का पद। क्या होता है? संसदीय सचिव। देखिए मुख्यमंत्री विधायकों में से ही किसी एक व्यक्ति को सचिव नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। और नियुक्ति भी इनकी कौन करेंगे? नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करेगा, नियुक्ति भी इनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाएगा अपने बिहाफ पे। और ये त्याग पत्र जब इनको देना होगा तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? मुख्यमंत्री को ही देंगे। ध्यान रखना, जो संसदीय सचिव होता है ये लाभ का पद नहीं होता और न ही ये मंत्रिपरिषद का भाग होता है।
तो ये डिपेंड होता है मुख्यमंत्री के बिहाफ पर। वो ये होते हैं, ये इनके प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों में ही हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, और हमने कुछ उससे कैसे उसके संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।